अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम आगे बहुत से ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये भी एक ऑर्गेनेली है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। एंडो मीन अंदर, एंडोमीन अंदर, और प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मीन नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जाल। किसका जाल, नालियों का जाल। तो अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब सबसे पहले इसको डिस्कस किया गया तो इस पे काम नहीं होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुई तो उसी में देखा गया कि बहुत सी चैनल्स का जाल होता है किसमें, जो साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। बहुत सी नालियों का जाल जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और वो सारे साइटोप्लाज्म को उसने घेरा होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप गौर करें तो ये है पूरा मतलब कि सेल, और इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, नालियां हैं। इनका सारा ये जाल बना हुआ है और ये जा रहा है तकरीबन इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके करीब है। तो मतलब क्या है, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म के अंदर ये नालियों का जाल है, बिखरा हुआ है। इस चीज को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लोकेशन इसकी क्या है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये तकरीबन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। ये वाली जो न्यूक्लियस है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके साथ ये जुड़ा होता है, ये देखें तकरीबन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है और ये कंटीन्यूअस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है, न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो उसकी बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इतना बड़ा ये नालियों का जाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिस्टर्नी क्या होती है। अब ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये वाली, इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी लाजमी नहीं कि सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन, इस सब की जो बाहर वाली ये वाली लेयर्स है, ये वाली मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इस सब की बाहर वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं सिस्टर्नी। इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अपीयरेंस कहाँ होती है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, शक्ल में कैसे होते हैं। ट्यूबुलर और स्फेरिकल, या तो ये ट्यूब बनाते हैं या फिर गोल होते हैं। जैसा कि इसमें देखें आप, ये ट्यूब है और स्फेरिकल ये गोल तरह की स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह की बना लेते हैं। वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, लाजमी नहीं कि हर सेल में इनकी शक्ल एक जैसी होगी, किसी में गोल होंगे, किसी में ट्यूब की तरह के होंगे और इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसका फंक्शन है, क्या काम करता है, ये सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब इसी डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये है सारा इधर साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसके अंदर मटेरियल होता है कुछ न कुछ, इसके अंदर भी मटेरियल है। ये जो सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी का काम क्या है, बाहर के मटेरियल को अंदर के मटेरियल से सेपरेट करना। ये साइटोप्लाज्म का मटेरियल है और ये इसके अंदर का मटेरियल है, इसको दोनों को सेपरेट सेपरेट रखना इसका काम होता है। उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं टाइप्स को। इसकी जो किस्में होती हैं दो होती हैं, किसकी बुनियाद पर, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, शेप, कि इसकी जो शक्ल होती है उसकी बुनियाद पर, उसकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर, उसकी शेप की बुनियाद पर हम इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ किसे कहते हैं, खुरदरी सतह को। जैसे एक दीवार होती है, हम उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ लगाएं तो हमें नीचे से कुछ अजीब सा महसूस होगा, हमारा हाथ स्मूथ पोजीशन पे नहीं होगा, सीधी पोजीशन पे नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ नीचे से अटकेगा। तो वो क्या होती है, रफ सतह होती है, खुरदरी सतह होती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
इनमें क्या होगा, रफ क्यों होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इनकी सत्ता के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। फर्ज करें ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, किसके, राइबोसोम के, तो इसकी सतह खुरदरी हो जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, इनमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे होगी, बिल्कुल सीधी पोजीशन होगी। जैसे मैं इस पे हाथ रखूं अगर रजिस्टर के ऊपर, तो फिर ये जो मेरा हाथ है इसके नीचे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको खुरदरा बना देगी। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, राइबोसोम नहीं होते और ये बिल्कुल स्मूथ पोजीशन होती है, बिल्कुल सीधी पोजीशन होती है, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता जो इसकी स्मूथनेस को रुकावट डाले। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। सबसे पहले है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है कि ये जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, सेल को। अगर ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं तो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है वो मेंटेन होती है, बरकरार रहती है सेल की। और ये जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम रफ और स्मूथ दोनों करते हैं। अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है कि मैकेनिकल सपोर्ट कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, तो आपने क्या बताना है, दोनों करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनमें राइबोसोम मौजूद होता है, इसी वजह से ये प्रोटीन की तैयारी करने का काम करते हैं। और हम यही कहेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद जब प्रोटीन तैयार हो जाती है तो ये वाली प्रोटीन या तो साइटोप्लाज्म में चली जाती है या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होती हुई ये सेल से आउट हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जब प्रोटीन बन जाती है तो वो पहले साइटोप्लाज्म में जाती है। फर्ज करें ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब प्रोटीन बनती है कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यहाँ पे अगर नालियों का जाल है, यहाँ पे ये प्रोटीन बनी है, उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे जा जाएगी। जब साइटोप्लाज्म में जाएगी तो ये चली जाएगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की छोटी छोटी थैलियाँ बनी होती हैं, वहाँ पे चली जाएगी, उन थैलियों में पैक हो जाएगी। उसके बाद ये थैलियाँ फिर बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम करता है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। स्मूथ कौन से होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत से मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब कि उनको बनाता भी है, उनकी तोड़ फोड़ भी करता है, जैसा कि लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन बनते हैं। तो इस तरीके से ये कौन काम कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा काम ये भी है कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नशावर अद्वियात जो होती हैं वो जब जिस्म के अंदर चली जाती हैं तो उनके असर को ख़त्म करना वो स्मूथ का काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और काम भी है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत से मटेरियल की फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, थैलियों में उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, मटेरियल होता है, वो थैलियों में पैक हो जाता है। उसके बाद वो चला जाता है सेल के बाहर। इसका मतलब है एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाना, ये भी किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद अच्छा, ये पहले आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसमिशन है। ट्रांसपोर्ट कहते हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्ट, मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी किसकी, नर्व इम्पल्स की। जो नर्व इम्पल्स जिस्म के अंदर होती हैं उनकी ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह वो जाती हैं। तो नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है, एक तो न्यूरॉन में और दूसरा मसल सेल में होती हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने अपने मखसूस तरीके से काम करते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम क्या होते हैं। तो यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।